9 क्लास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें तीसरा पार्ट है बाह्य प्रक्रिया भाग 1। ठीक है बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि आंतरिक हलचलों से विभिन्न निर्मित और निरंतर अपक्षय होता रहता है। इस पाठ में हम बाह्य प्रक्रियाओं का और उससे तैयार होने वाले भू का अध्ययन करेंगे। भूपृष्ठ पर कार्य दाब शक्ति के कारण बाह्य प्रक्रियाएं होती है। इसमें मुख्यतः सौर ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, भूपृष्ठ पृष्ठभागों पर बहने वाले पदार्थों से संबंधित गतिज ऊर्जा आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हैं कि आंतरिक हलचलों से पृथ्वी पर निर्मित होने वाले भूरूप प्राथमिक और द्वितीयक भूरूपों से पहचाने जाते हैं, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान आदि। बाह्य प्रक्रियाओं से अपक्षय, क्षरण, वहन, निक्षेपण आदि प्राथमिक एवं द्वितीयक से परिवर्तन होकर उसे तृतीयक स्वरूप के भूरूप तैयार होते हैं, जैसे बालू के टीले, डेल्टा प्रदेश, यू आकार की घाटी इत्यादि। बच्चों, आपको पता होगा कि बाह्य प्रक्रिया जो भूरूप बने हैं इसको बहुत सालों लगे बनने के लिए, ये ऐसे नहीं बने हैं। तो ये जो भूरूप है इसमें अपक्षय होते आया है। अपक्षय यानी ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। यह अपरदन से अलग है क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता। यह अवघटना निश्चित अपने ही स्थान पर होती है। इसके बाद निर्मित पदार्थों का कुछ हिस्सा अवश्य अपरदन कारकों द्वारा परिवहन हेतु उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो पिक्चर देख रहे हैं हम, ये अपक्षय है। अपक्षय के यहाँ पर 3 प्रकार बने हैं। पहले इसके बारे में जानकारी देखेंगे हम लोग। आमतौर पर इसे एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है जिसमें वातावरण का तापमान, नमी, चट्टान की संरचना, दाब और विविध रासायनिक और जैविक कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यह अपक्षय है। भौतिक अपक्षय चट्टानों के विभेदीकृत अपक्षय द्वारा निर्मित एवं प्राकृतिक मेहराब जॉर्डन में इस प्रकार का ये अपक्षय की प्रक्रिया है। अपक्षय के यहाँ पर 3 प्रकार बताया है। भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय यानी क्या? ध्यान से सुनो बच्चों, और सुनना भी है आपको। भौतिक अपक्षय अथवा यांत्रिक अपक्षय वह अपक्षय है जिसमें चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया में कोई रासायनिक बदलाव नहीं होती, बल्कि ताप, दाब इत्यादि कारकों द्वारा चट्टानों में टूट फूट होती है। शुष्क मौसम प्रदेश में भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। भौतिक अपक्षय के पिक्चर है, देखिए। ये भौतिक अपक्षय है। ये देखिए, भौतिक अपक्षय इस प्रकार है। ये जो चित्र में आप लोग को दिखा रहा हूँ, इन चित्रों की चट्टानों के स्वरूप का वर्णन करना है आपको। ये देखना है कि ये चट्टान ऐसे क्यों बने हैं, किस कारण बने हैं। चट्टान टूटी फूटी दरारें पड़ी हुई और उस पर रंध्र दिखते हैं। चित्र में एक से इसमें इस प्रकार की अवस्था क्यों हुई है, इस पर विचार करना है आपको।
ये देखिए, ये भौतिक अपक्षय है। भौतिक अपक्षय यानी क्या, थोड़ा बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना है, हो सकता है वो मराठी में हो। मुलांनो, कायिक विदारण समजून घेण्यापूर्वी आपण एक प्रयोग करू, ज्यामुळे तुम्हाला कायिक विदारण समजण्यास मदत होईल. प्रथम एक कांदा घ्या, तो मधून कापलेल्या भागाचं निरीक्षण. त्यामुळे खडकाचे वरचे थर आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे पापुद्र्याप्रमाणे सुटे किंवा वेगळे होतात. या प्रक्रियेला खडकाचे अपपर्णन असं म्हणतात. पापुद्रे सुटून किंवा वेगळे होऊन खडकाचे होणारे कायिक प्रकारचे विदारण म्हणजे अपपर्णन होय. कायिक विदारण प्रामुख्याने या कारणांमुळे घडून येते: तापमान, दहिवर, स्फटिकांची वाढ, दाबमुक्ती आणि पाणी. आता या कारणांनी कायिक विदारण कसे घडते ते आपण पाहूया. तापमान. मुलांना तुम्हाला माहिती आहे, सर्व खडक ज्वालामुखीच्या उद्रेकातील लाव्हा रसापासून बनलेले नसतात. वाढत्या तापमानामुळे खडकातील खनिजे प्रसरण पावतात आणि तापमान कमी झाल्यावर ती आकुंचन पावतात. अशा सततच्या प्रसरण आकुंचनामुळे खडकातील कणात ताण निर्माण होतो. खडकातील प्रत्येक खनिजाचा तापमानाच्या फरकास दिलेला प्रतिसाद वेगवेगळा असतो. उदाहरणार्थ, काही खनिजे जास्त प्रमाणात प्रसरण पावतात, तर काही खनिजे कमी प्रमाणात प्रसरण पावतात. त्यामुळे खडकातील कणांमध्ये निर्माण होणारा ताणही कमी जास्त होतो. परिणामी खडकांना तडे जातात व खडक फुटतात. ज्या प्रदेशात दैनंदिन तापमान कक्षा खूप जास्त असते, तेथे असे विदारण मोठ्या प्रमाणात होत असते. उदाहरणार्थ, उष्ण वाळवंटी प्रदेश. वाळवंटात दिवसाचे तापमान खूप जास्त असते, तर रात्री अतिशय थंड असते. तापमानातील अशा मोठ्या प्रसरण आकुंचन अधिक होते व खडकांना तडे जातात. दहिवर. दहिवर म्हणजे जमिनीलगतच्या बाष्पाचे संप्लवन होऊन तयार झालेले पाणी होय. मुलांनो, तुम्हाला माहित असेल की द्रवरूपी पाण्यापेक्षा स्थायूरूपी पाण्याचं आकारमान जास्त असतं. म्हणजेच पाणी गोठल्यावर त्याचं आकारमान वाढतं. ज्या प्रदेशात तापमान काही काळ 0°C पेक्षा कमी असतं, म्हणजे अतिथंड प्रदेश व हिमाच्छादित प्रदेश, या प्रदेशातील खडकातील तड्यांमध्ये साचलेलं पाणी गोठल्यावर त्याचा बर्फ होतो. त्यामुळे त्याचं आकारमान वाढतं. त्यामुळे खडकात ताण निर्माण होतो आणि खडक छिन्न भिन्न होऊन फुटतात. आपने जो अभी वीडियो देखा, वो वीडियो में आपने देखा कि जिस प्रकार प्याज का छिलका होता है, उसी प्रकार चट्टान का ऊपर वाला भाग होता है। गर्मी के कारण, ज़्यादा तापमान के कारण वो तपता है और अंदर वाला जो भाग होता है वो ठंडा ही रहता है। तो क्या होता है कि ज़्यादा तपने के कारण ऊपर वाला जो भाग होता है वो टूट जाता है, फूट जाता है, वो टूट जाता है वो,
वो टूटने के बाद वो जैसे जैसे ऊपर का भाग टूटते जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को अंदर जो इस प्रकार ठंडा वाला भाग है वो दिखाई देगा, बिल्कुल प्याज के छिलके जैसा। प्याज का छिलका जैसे अलग होता है वैसी ही क्रिया प्रकृति में खुले पड़े हुए चट्टानों की होती है। चट्टानों का खुला भाग अधिक तप होता है, उसकी अपेक्षा अंदर का भाग ठंडा रहता है, इसलिए चट्टानों के ऊपर की परतें छिलके के समान खुली हो जाती है। इसे चट्टानों का अपवर्णन कहा जाता है। इस प्रकार जो उसमें भी दिखाया आप लोग को वीडियो में, और ये भी इसी प्रकार है। ऊपर वाला जो भाग है पूरा टूट फूट गया है टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा तपने के कारण, और अंदर वाला भाग जो है वो ठंडा ही है, तो ऊपर वाला भाग पूरा टूट गया है। ठीक है। भौतिक अपेक्षय के प्रकार यहाँ पर है, देखिए ध्यान से। भौतिक अपेक्षय के प्रकार तापमान है, संघनीभवन है, संघनीभवन यानी तुषार, वीडियो में जो देखा, स्फटिकीकरण में वृद्धि, दबाव से मुक्ति और जेल। पहले हम लोग तापमान के बारे में देखेंगे। बढ़ते तापमान का चट्टानों के खनिजों पर प्रभाव पड़ता है, इस कारण इसमें निहित खनिजों का प्रसरण होता है। तापमान कम होने से वे सिकुड़ जाते हैं। ऐसे निरंतर प्रसरण सिकुड़न के कारण चट्टानों के कणों में तनाव निर्माण होता रहता है। चट्टानों में निहित खनिजों द्वारा तापमान के अंतर को दिया हुआ प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। कुछ खनिजों का अधिक मात्रा में प्रसरण होता है तो कुछ खनिजों का कम प्रमाण में प्रसरण होता है। इस कारण चट्टानों के कणों में निर्माण होने वाला तनाव भी कम अधिक होता है। परिणामतः चट्टानों में दरारें पड़ती है और चट्टानें टूट जाती है। जिस प्रदेश में प्रतिदिन तापमान कक्षा अत्यधिक होती है वह इस प्रकार का अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है, जैसे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। देखिए बच्चों, ये जो अपक्षय हम लोगों को दिखाई देगा, अपक्षय की जो क्रिया है भौतिक अपक्षय, ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में दिखाई देगा। मरुस्थलीय रेगिस्तान में इस प्रकार की घटना ज़्यादा, इस प्रकार के अपक्षय ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है दिन में, और रात में सबसे कम होता है। ये जो बड़े बड़े चट्टान हैं दिन में तपते हैं और रात में, जैसे वीडियो में आप लोगों ने देखा कि तपने के कारण वो मतलब उसका जो आकार होता है, उनका जो आकार होता है चट्टान का, वो कम होता है, और रात को ठंडे के कारण वो मतलब बड़ा होता है। तो ये कम ज़्यादा होने का कारण क्या है कि वो टूट फूट जाता है बाद में, क्योंकि वही क्रिया रोज चालू रहती है, हमेशा चालू रहती है, तो वो टूटता है फूटता है। ये तापमान का हम लोग को ज़्यादा, ये जो अपक्षय है भौतिक अपक्षय, ये रेगिस्तान में ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा प्रकार जो है वो तुषार या संघनीभवन। देखिए कि संघनीभवन की क्रिया कहाँ पर ज़्यादा होती है, हिमपात प्रदेश में, यानी हिमालय में, जहाँ पर बर्फ गिरता है वहाँ पर संघनीभवन की क्रिया ज़्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि फ्रिज में हम लोग एक आध कोई बॉटल पानी भर के रखेंगे फ्रीजर में, है ना, और पूरी फुल भर के रखेंगे और निकालेंगे दूसरे दिन, तो वो टूटी हम लोग को दिखाई देगी। मतलब वो जो बर्फ का आकारमान है, आकारमान बढ़ता दिखाई देगा हम लोग को। पानी और बर्फ आकारमान बढ़ता है और द्रव्य जो होते हैं पानी वो कम रहता है। उसी प्रकार ये जो हिमाच्छादित प्रदेशों में इसी प्रकार के अपक्षय ज़्यादा हम लोग को देखने में मिलेंगे। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि बड़ा चट्टान है, बीच में जगह है, पानी बीच में अगर रहा तो क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर 0 सेल्सियस से कम हो जाता है, तब वो पानी का बर्फ बन जाता है, और बर्फ बनने के कारण उसका आकारमान बढ़ जाता है और चट्टान में और मतलब टूट जाता है चट्टान। इस प्रकार घनीभूत जल का आकारमान बढ़ जाता है। यह आप जानते हैं, जिस प्रदेश में तापमान कुछ समय 0 सेल्सियस से
कम होता है, वहाँ की चट्टानों की दरारों में स्थित जेल का बर्फ बन जाने से उसका आकार बढ़ता है, जिससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है। चट्टानें छिन्न भिन्न होकर टूटती है। इस प्रकार ये बीच में यहाँ पर पानी होगा, बाद में बर्फ बन गया और बर्फ का आक्रमण बढ़ा, तो इस प्रकार ये जो चट्टान है इस प्रकार टूट जाता है। ठीक है। स्पष्टीकरण में वृद्धि नेक्स्ट जो प्रकार है, रासायनिक घटकों की विद्रव्यता और स्पष्टीकरण की वृद्धि। समुद्री तट पर जहाँ चट्टानों का भाग होता है वहाँ समुद्री लहरों का जल टकराता है। सागरीय जल के तुषार चट्टानों से टकराते हैं। यह जल लवण युक्त होता है। कुछ जल चट्टानों में रिसता है। सूरज की गर्मी से जल का वाष्प होकर जल निकल जाता है और जल में स्थित लवण का स्फटिकीकरण होता है। स्फटिक अधिक जगह व्याप्त करता है, उससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है। चट्टानों के ऊपर रंध्र छिद्र तैयार होते हैं। परिणाम स्वरूप चट्टानों का पृष्ठभाग मधुमक्खियों के छत्ते जैसा दिखाई देता है। ये देखिए इस प्रकार जो समुद्र किनारा होता है बच्चों, वहाँ पर इस प्रकार की क्रिया ज़्यादा दिखाई देती है। क्या होता है कि समुद्र किनारे ये जो लहरें होती है ये चट्टान को टकराती है, लेकिन वापस पीछे चली जाती है। जो पानी होता है समुद्र का पानी, उसमें नमी होती है ना, लवण युक्त होता है। वो क्या होता है कि इस प्रकार पत्थर जो होता है उसके बीच वो पानी वैसे रहता है। बाद में जब सूरज की वजह से पानी भाप बनकर निकल जाता है, लेकिन जो लवण होता है वो पत्थर में ही इसी प्रकार मतलब जमा रहता है और इस प्रकार वो पत्थर का आकार बन जाता है। जो आप लोग यहाँ क्षारयुक्त स्पष्टीकरण की ये जो आप अपक्षय देख रहे हैं, भौतिक अपक्षय, एक क्षारयुक्त स्पष्टीकरण का ये अपक्षय है। ठीक है। अभी इसका मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, किस प्रकार ये होता है। कायिक विदारण भाग 2. रासायनिक घटकांची विद्राव्यता आणि स्फटिकांची वाढ. समुद्र किनारी भागात जेथे खडक व खडकाळ भाग असतो तेथे सागरी कड्यांच्या पायथ्याशी समुद्रातील लाटांचं पाणी आढळतं. त्यामुळे सागर जलाचे तुषार खडकांवर आपटतात. या क्षारयुक्त पाण्यात खडकातील विद्राव्य घटक पाण्यात विरघळतात. खडकातील घटक पाण्यात विरघळल्याने खडकात छोट्या आकाराची छिद्रे तयार होण्यास सुरुवात होते. हा द्रवीकरणाचा परिणाम आहे. अशा छिद्रातून क्षारयुक्त पाणी साचतं. सूर्याच्या उष्णतेमुळे या छिद्रातील पाण्याची वाफ होऊन पाणी निघून जातं. पाण्यातील क्षारांचे स्फटिकीकरण घडून येतं. स्फटिकीकरण म्हणजे पाण्याची वाफ होऊन फक्त क्षार शिल्लक राहतात. त्यामुळे शिल्लक राहिलेले स्फटिक जास्त जागा व्यापतात. त्यामुळे त्याचा ताण खडकावर निर्माण होतो. त्यामुळे खडकावर आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे छिद्रे तयार होतात. परिणामी खडकाचा हा भाग मधमाशांच्या पोळ्यासारखा दिसू लागतो. दाबमुक्ती. कायिक विदारण दाबमुक्तीमुळे ही घडून येतं. खडकांमध्ये ताण केवळ तापमान, स्फटिकांची वाढ किंवा पाणी गोठणे या क्रियांमुळेच निर्माण होतो असं नाही, तर खडकाच्या सर्वात वरील थरांचा दाब खालील थरांवर असतो. हा दाब नाहीसा झाल्यामुळे आतील किंवा खालचा थर ताणमुक्त होतो आणि खडक फुटून विदारण क्रिया घडून येते. पाणी. पाण्यामुळेही विदारण घडून येते. काही प्रदेशात पावसाचे प्रमाण खूप अधिक असते. अशा प्रदेशात केवळ पाणी मुरल्यानेही काही प्रकारच्या खडकांचे विदारण घडून येते. अनुकाश्म
व पिंडाश्म खडक. वालुकाश्म म्हणजे वाळूचा खडक. हे खडक वाळूचे कण एकत्र येऊन तयार झालेले असतात. त्यामुळे या खडकात पाणी मुरल्याने वाळूचे कण लगेच वेगळे होऊन विदारण क्रिया घडून येते. तर पिंडाश्म खडक म्हणजे नदीच्या तळाकडील गाळातील गोटे चिखलामुळे एकत्र येऊन त्यावर दाब पडून तयार झालेला खडक होय. या खडकांवर सुद्धा पावसाचं पाणी पडल्यास चिखल वाहून जाऊन गोटे उघडे पडतात. ते गोटे सहज डोळ्यांना दिसतात. या दोन्ही प्रकारच्या खडकात पाणी मुरलं की एकत्र आलेले वाळूचे कण सुटे होतात. हे कण मूळ खडकांपासून अलग होऊ लागतात. यालाच कणात्मक विदारण असं म्हणतात. कणात्मक विदारण म्हणजे खडकातील कण सुटे किंवा वेगळे होऊन होणारे विदारण होय. काही वेळेस तापमान व पाणी हे दोन्ही घटक विदारणास कारणीभूत असतात. तापमानात आढळणाऱ्या भिन्नतेमुळे म्हणजेच कमी जास्त तापमानामुळे खडकांचे आकुंचन प्रसरण होऊन त्यांमधील जोड किंवा खडकाला पडलेले तडे रुंदावतात, मोठे होत जातात. त्यात पाणी साचून खडकांचे मोठे खंड एकमेकांपासून विलग होतात. या विदारणास खंड विखंडन असं म्हणतात. आप लोगों ने अभी तो देखा कि रासायनिक घटकों की विद्युत स्पष्टीकरण की वृद्धि किस प्रकार होती है ना। समुद्र किनारे लहरों का चट्टानों पर टकराना, विद्राव्य स्वरूप के कारण चट्टानों के अंदर इस प्रकार का छिद्र यानी छेद करना, छेद के अंदर इस प्रकार पानी रहना और पानी की भाप बनने के कारण जो उसके अंदर जो स्फटिक होते हैं वो वैसे रहते हैं और उसका आकार ज़्यादा रहता है, जो अभी आप लोगों ने इसमें देखा। तो इस प्रकार स्पष्टीकरण में वृद्धि होती है। अभी दबाव मुक्ति या प्रवाह मुक्त, ऐसा नहीं है कि चट्टानों में तनाव केवल तापमान, स्पर्शों का बढ़ना या जल रिसना इन क्रियाओं की वजह से ही होता है। चट्टानों के ऊपर की परतों का दबाव निचले अथवा अंदर की परतों तक होता है। यह दबाव समाप्त होने पर ही अंदर की परतें अथवा निचला स्तर तनाव रहित होता है। इन्हीं कारणों से ही अपक्षय होता है। क्या होता है कि दबाव मुक्त, ये जो अपक्षय है ये केवल चट्टानों में तनाव या तापमान, स्फटिकों का बढ़ना या जल रिसना इन क्रियाओं से तो होता ही है। तो कभी कभार क्या होता है कि चट्टानों के ऊपर की परतों का दबाव निचले अथवा अंदर की परतों तक होता है। यह दबाव समाप्त होने पर ही अंदर की परतें अथवा निचला स्तर तनाव रहित होता है। ऊपर का भाग ज़्यादा तपने के कारण टूट जाता है। उसका अंदर पहले जो दाब था अभी कम हो गया, इसी कारण भी इस प्रकार का अपक्षय होता है। भूजल, कुछ प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है। हमारे महाराष्ट्र में जैसे कि पश्चिम किनारा जो है यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। ऐसे प्रदेशों में केवल जल रिसने से ही विविध प्रकार के चट्टानों का अपक्षय होता है, जैसे बालूकाष्म यानी बालूकाष्म यानी चट्टान, बालू का चट्टान, संपीड़न आदि चट्टाने, अनेक बालू एक साथ आकर इस प्रकार संपीड़न, इस प्रकार चट्टान बनना। ये चट्टान केवल बालू के कण एकत्रित आकर उस पर दबाव पड़ने से तैयार हो जाते हैं। कीचड़ जैसे पदार्थों से भी बालू के कण एक साथ आ जाते हैं। ऐसे चट्टानों में जल रिसते ही एक साथ आए हुए बालू के कण अलग हो जाते हैं। ये कण, ये देखिए इस प्रकार, ये कण मूल चट्टान से अलग होने लगते हैं। यह कणात्मक अपक्षय होता है। ये आकृति अभी देख रहे हैं आप, ये इसको देखिए, कणात्मक अपक्षय ये
कुछ समय तापमान और जल इन दोनों घटकों से अपक्षय होता है। तापमान भिन्नता के कारण चट्टानों का सिकुड़ना और प्रसरण होकर उनके जोड़ अथवा दरारें चौड़ी हो जाती है। इनमें जल संचित होकर चट्टानों के बड़े भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस अपक्षय को छिन्न भिन्न अपक्षय कहते हैं। छिन्न भिन्न अपक्षय इस प्रकार यहाँ पर छिन्न भिन्न अपक्षय, ये छिन्न भिन्न अपक्षय है। इस प्रकार छिन्न भिन्न अपक्षय होते हैं। इस प्रकार अभी हम लोगों ने भौतिक अपक्षय के जो प्रकार और भौतिक अपक्षय यानी क्या, इसके बारे में जानकारी देखी। वापस एक बार रिपीट करते हैं जो मेन चीज़ें हैं इसमें, इसके बारे में, ठीक है। ये जो अपक्षय है ये आंतरिक हलचलों से विभिन्न भूरूपों की निर्मित होती है। ध्यान से देखो, अभी इसके ऊपर दो प्रश्न हैं पीछे। भूपृष्ठ पर निर्मित और निरंतर अपक्षरण होता रहता है। इसमें हम लोगों ने जो भूरूप बने हैं इन प्रक्रियाओं के कारण इसका अध्ययन करने वाले हैं। भूपृष्ठ पर कार्यरत दाब शक्ति के कारण बाह्य प्रक्रिया होती है। इसमें मुख्यतः सौर ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, पृष्ठ भागों पर बहने वाले पदार्थों से संबंधित गतिज ऊर्जा आदि भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीजें वही देख रहे हैं हम लोग। आंतरिक हलचलों से पृथ्वी पर निर्मित होने वाले भूरूप प्राथमिक और द्वितीयक भूरूपों से पहचाने जाते हैं, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान आदि। बाह्य प्रक्रिया से अपक्षय, क्षरण, वहन, निक्षेपण आदि कारण प्राथमिक एवं द्वितीयक भूरूपों से परिवर्तन होकर उससे तृतीयक स्वरूप के भूरूप तैयार होते हैं, जैसे बालू के टीले, डेल्टा प्रदेश, यू आकार की घाटी, इस प्रकार। अभी अपक्षय यानी क्या? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टाने में टूट फूट होती है। यह अपरदन से अलग है क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर या परिवहन नहीं होता है। यह अवघटना इन सितु अपने स्थान पर होती है। इसके बाद निर्मित पदार्थों का कुछ हिस्सा अवश्य अपरदन है, क्योंकि अपरदन कारकों द्वारा परिवहन हेतु उपलब्ध हो जाता है। ये वही अपक्षय है, भौतिक अपक्षय। आमतौर पर इसे एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है जिसमें वातावरण का तापमान, नमी, चट्टान की संरचना, दाब और विविध रासायनिक और जैविक कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। चट्टानों के टूटने के कारण के आधार पर अपक्षय के 3 प्रकार बताए जाते हैं, जैसे भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। हाँ, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय यानी भौतिक अपक्षय अथवा यांत्रिक अपक्षय वो अपक्षय है जिसमें चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया में कोई रासायनिक बदलाव नहीं होती, बल्कि ताप, दाब इत्यादि कारकों द्वारा चट्टानों में टूट फूट होती है। शुष्क मौसम प्रदेशों में भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है, जैसे कि जल की उपस्थिति में यांत्रिक अपक्षय, नमक द्वारा अपक्षय, साल्ट वेदिक नमक द्वारा जो है वो समुद्र किनारे देखने को मिलेगा, जो स्पष्टीकरण वो उसके बारे में। सूर्यता अपक्षय उष्ण प्रदेश में, रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। दाब मुक्ति द्वारा अपक्षय होता है। तनाव अवघर्षण के द्वारा भी अपक्षय इस प्रकार होता है ना। और रासायनिक अपक्षय यानी क्या कि नमी युक्त प्रदेश, मौसमी प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय मुख्यतः दिखाई देता है। जैविक अपक्षय सजीवों द्वारा जैविक अपक्षय होता है। अभी भौतिक अपक्षय के इस प्रकार की ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, छिन्न भिन्न, खंडित विखंडित, ये गुंबदाकार टीले अपवर्णन है। ये भी आप
अपवर्णन है, ये खंडित विखंडित भौतिक अपक्षय है, छिन्न भिन्न अपक्षय है। ये जो मैंने वीडियो देखा था उसके बारे में कि प्याज के छिलका जैसे अलग होता है, वैसी क्रिया प्रकृति में खुले पड़े हुए चट्टान की होती है। चट्टानों का खुला भाग ठंडा ही रहता है, इसलिए चट्टानों के ऊपर की परतें छिलके के समान खुली हो जाती है। इसी चट्टानों का अपवर्णन कहा जाता है। ये देखो इस प्रकार ऊपर वाला भाग जो है वह पूरा टूट फूट गया है, अंदर का भाग ठंडा ही है। ज़्यादा तापमान के टेम्परेचर के कारण ऊपर वाला भाग क्या हुआ है, टूट फूट गया है ना, टूट गया है। अंदर वाला भाग कैसे है, ठंडा ही है। इसके कारण ये इस प्रकार का अपक्षय बना है। ये अपवर्णन है, अपवर्णन का अपक्षय, भौतिक अपक्षय अपवर्णन का है। इसके बाद भौतिक अपक्षय के प्रकार देखे हम लोगों ने। तापमान, संघनीभवन, स्फटिकीकरण में वृद्धि, दबाव से मुक्ति और जल। तापमान के बारे में मैंने बताया कि बढ़ते तापमान का चट्टानों के खनिजों पर प्रभाव पड़ता है, इस कारण इसमें निहित खनिजों का प्रसरण होता है। तापमान कम होने से वे सिकुड़ जाते हैं। ऐसे निरंतर प्रसरण सिकुड़न के कारण चट्टानों के कणों में तनाव निर्माण होता रहता है। चट्टानों में निहित खनिजों द्वारा तापमान के अंतर को दिया हुआ प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। कुछ खनिजों का अधिक मात्रा में प्रसरण होता है तो कुछ खनिजों का भी, उसमें बहुत सारे खनिज चट्टान में पाए जाते हैं, इसमें उनका अंकुचन जो है, प्रसरण जो है वो भी कम ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण भी अपक्षय होता है। कुछ खनिजों का अधिक मात्रा में प्रसरण होता है तो कुछ खनिजों का कम प्रमाण से प्रसरण होता है। इस कारण चट्टानों के कणों में निर्माण होने वाला तनाव भी कम अधिक होता है। परिणामतः चट्टानों में दरारें पड़ती है और चट्टानें टूट जाती है। जिस प्रदेश में प्रतिदिन तापमान कक्षा अत्यधिक होती है वह इस प्रकार का अपक्षय अधिक मात्रा में होता है। जैसे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश यानी रेगिस्तान में, हमारे भारत देश में राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर इस प्रकार के अपक्षय ज़्यादा करके देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और रात को ठंडी भी ज़्यादा होती है। तो क्या कि पत्थर का कम ज़्यादा उसका टेम्परेचर के कारण क्या होता है, प्रसरण होता है। रात दिन में प्रसरण होना, रात को बढ़ना चट्टान का, ये कम ज़्यादा होने की जो क्रिया है इसके कारण भी अपक्षय होता है, यानी जो चट्टान है वो टूट फूट जाता है। वो वहाँ पर ज़्यादा करके हम लोग को देखने को मिलेगा रेगिस्तान में यानी राजस्थान में। अभी संघनीभवन यानी तुषार, इसके बारे में मैंने बताया कि उदाहरण दिया था कि फ्रीजर में कोई बोतल आप लोग पानी भर के रखेंगे फ्रीजर में और बर्फ भरने के बाद उसको निकालेंगे तो वो टूटी हुई दिखाई देगी, क्योंकि पानी और बर्फ इसमें आकार मान का जो अंतर है। क्योंकि पानी का द्रव रूप जो होता है, स्थायी रूप क्या, बर्फ का आकार बढ़ जाता है। पानी का अगर बर्फ होता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। इसके कारण जो बोतल है वो आप टूटी हुई दिखाई देगी। वैसे ही प्रकार हिमपात प्रदेश में दिखाई देगा। जैसे हमारे भारत देश में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर ज़्यादा करके इस प्रकार के अपक्षय ज़्यादा करके देखने को मिलेंगे, है ना। वहाँ पर क्या होता है कि चट्टानों के अंदर जो पानी रिसता है, पानी जो रहता है, बाद में टेम्परेचर 0 सेल्सियस से कम होने की, वो 0 सेल्सियस से कम हो जाता है तो उसका बर्फ बन जाता है और उसका आकार बढ़ता है। वो आकार बढ़ने की वजह क्या है कि पत्थर टूटना, चट्टान में वो टूट जाता है। इस प्रकार का वो वहाँ पर भी अपक्षय इस प्रकार होता है। संघनीभवन, घनीभूत जल का आक्रमण बढ़ जाता है, यह आप जानते हैं। जिस प्रदेश में तापमान कुछ समय 0 सेल्सियस कम होता है वहाँ की चट्टानों की दरारों में स्थित जल का बर्फ बन जाने से उसका आकार बढ़ता है, जिससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है। चट्टानें छिन्न भिन्न होकर टूटती है। छिन्न भिन्न, वो जो पिक्चर मैंने देखा था छिन्न भिन्न आकृति का, इस प्रकार है। हाँ, ये इस प्रकार छिन्न भिन्न होकर टूट जाती हैं। उसके बाद रासायनिक, जो वीडियो मैंने दिखाया था, रासायनिक घटकों की विद्राव्यता और स्पष्टीकरण की वृद्धि की
समुद्री तट पर जहाँ चट्टानों का भाग होता है वहाँ समुद्री लहर का जल टकराते हैं, सागरीय जल तुषार चट्टानों से टकराते हैं। ये जल लवण युक्त होता है, उसमें नमक ज़्यादा होता है, नमकीन। आपने देखा होगा सादा पानी और समुद्र का पानी, इसमें कितना फर्क है ना। कुछ जल चट्टानों में रिसता है, सूरज की गर्मी से जल का वाष्प होकर जल निकल जाता है और जल में स्थित लवण का स्पष्टीकरण वैसे रहता है और उसका स्फटिक अधिक जगह क्या करता है, व्याप्त करता है। उससे चट्टानों में तनाव निर्माण होता है। चट्टानों के ऊपर रंध्र छिद्र तैयार होते हैं। परिणाम स्वरूप चट्टानों का पृष्ठभाग मधुमक्खियों के छत जैसे दिखाई देते हैं। मैंने वीडियो दिखाया था उसी प्रकार, है ना, इस प्रकार। प्रभाव मुक्त यानी प्रभाव से मुक्त। ऐसा नहीं है कि चट्टानों में तनाव केवल तापमान, स्फटिकों का बढ़ना या जल रिसना, इन क्रियाओं की वजह से ही होता है। चट्टानों के ऊपर की परतों का दबाव निचले अथवा अंदर की परतों तक होता है। यह दबाव समाप्त होने पर ही अंदर की परतें अथवा निचला स्तर तनाव रहित होता है। इन्हीं कारणों से ही अपक्षय होता है। यह दबाव मुक्त या प्रभाव मुक्त अपक्षय है। इसमें भी इसी प्रकार का प्रभाव है कि ऊपर वाला जो भाग होता है वो तब उस साइड में जाने के कारण भी इस प्रकार नीचे का जो भाग होता है वो तनाव रहित होता है। तनाव रहित होने के कारण भी वहाँ पर इस प्रकार का अपक्षय दिखाई देगा। उसके बाद है जल। कुछ प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में या पूरे भारत देश में पश्चिम किनारा जो है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। ऐसे प्रदेशों में केवल जल रिसने से ही विविध प्रकार के चट्टानों का अपक्षय होता है। जैसे बालू काष्म, बालू यानी बालू काष्म यानी चट्टान, बालू का चट्टान, संपीड़न, ये इस प्रकार के चट्टान एक साथ कण, बारीक जो कण होते बालू के एक साथ आकर इस प्रकार संपीड़न होकर वो जैसे बूंदी का लाडू आपने देखा होगा, इसी प्रकार इस प्रकार वो चट्टान बनता है। ये चट्टान केवल बालू के कण एकत्रित आकर और उस पर दबाव पड़ने से तैयार हो जाते हैं। कीचड़ जैसे पदार्थ से भी बालू के कण एक साथ आ जाते हैं। इस प्रकार कीचड़ जैसे पदार्थ से भी बालू के कण एक साथ आ जाते हैं। जैसे ऐसे चट्टानों में जल रिसते ही एक साथ आए हुए बालू के कण अलग हो जाते हैं। ये कण चट्टान से अलग होने लगते हैं। एक उसको कणात्मक अपक्षय होता है। ये वाली जो आकृति आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार एक साथ आने के बाद कुछ समय तापमान और जल इन दोनों घटकों से अपक्षय होता है। तापमान अभिन्नता के कारण चट्टानों का सिकुड़ना और प्रसरण होकर उनसे जोड़ अथवा दरारें चौड़ी हो जाती है। उनमें जल संचित होकर चट्टानों के बड़े भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस अपक्षय को छिन्न भिन्न अपक्षय कहते हैं। ये जो अभी आकृति देख रहे हैं छिन्न भिन्न वाली आकृति, ये वाली छिन्न भिन्न वाली है, भौतिक अपक्षय है इस प्रकार। ठीक है, हेलो सर। इस प्रकार इसका रिवीजन भी हम लोगों ने